दोस्तों किसी भी हालत में हमें इस पेपर के अंदर पास होके रहना है। बीपीएससी 142 के अंदर चैप्टर नंबर 6 पढ़ता है रूस के प्रति भारत की विदेश नीति। इस चैप्टर से 20 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद में अच्छे संबंध रहे इंडिया और रसिया के। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट रखते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में एक दूसरे का वो सहयोग कर रहे हैं। रूस व भारत दोनों ही देश विश्व से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कमिटेड हैं। ब्रिक्स और शंघाई को ऑपरेशन संगठन जैसे मंचों पर रूस और भारत एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। रूस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को विभिन्न मुद्दों के विषयों में समर्थन देता है। दोनों देश बहुध्रुवीय व्यवस्था को दुनिया में वर्तमान समय में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत पर समाजवाद व तथा सोवियत संघ का प्रभाव। तो रूसी क्रांति तथा समाजवादी नेता लेनिन के विचारों से भारतीय क्रांतिकारी नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. राय काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। रूसी क्रांति दुनिया की पहली सफल क्रांति मानी जाती थी। इसे लैटिन अमेरिका देश अफ्रीका एशिया के देश उस समय दोस्तों औपनिवेशिक मामलों के शोषण का सामना कर रहे थे। ठीक है, वे आज़ाद होने के लिए प्रभावित हुए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से रूस में जो क्रांति हुई थी ना 1917 में, तो दोस्तों उस क्रांति से हमारे जो भारत के क्रांतिकारी थे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और वो भी चाहते थे जब रूस में क्रांति हो सकती है समानता के लिए, न्याय के लिए, बंधुता के लिए, तो फिर भारत में क्रांति बड़े स्तर पे क्यों नहीं हो सकती, अंग्रेज यहाँ से क्यों नहीं भाग सकते। ठीक है, तो भारत के चलते और देशों में भी जो देश गुलाम थे वहाँ पर रूस की क्रांति से सबक लिया गया। तो रूसी क्रांति का मकसद क्या था? सोशल जस्टिस, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी। ठीक है, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता स्थापित करना था रूसी क्रांति का मकसद या उद्देश्य। भारत में भी रूसी क्रांति से प्रभावित होकर काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ बने, जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो नेहरू रूसी समाजवादी मॉडल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे क्योंकि रूस में न्यायपूर्ण भूमि वितरण यानी कि सभी को बराबर ज़मीन मिलती थी, श्रमिक सहकारी समिति यानी कि ऐसी समितियाँ जो कि लेबर का भला करती हो, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम जैसे कि भारी उद्योग। तो दोस्तों राज्य का यानी कि रूस की सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था अपने उद्योगों पर। तो ऐसा ही नेहरू जी भारत में भी लागू करना चाहते थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य व शिक्षा, सामाजिक अधिकार जैसी व्यवस्था चल रही थी, इसलिए नेहरू पूंजीवाद के बजाय समाजवाद की तरफ ज़्यादा आकर्षित दिखाई दिए क्योंकि वो भी चाहते थे ये व्यवस्था भारत में चले। भारत का बौद्धिक वर्ग भी समाजवाद को समर्थन दे रहा था, इसलिए चूंकि इससे ही जाति पंथ जन्म के आधार पर हो रहे भेदभाव व संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, भारत सोवियत संघ संबंध पहला चरण क्या है? जब भारत आज़ाद हुआ तो विश्व युद्ध की चपेट में था। भारत का सोवियत संघ के समाजवादी मॉडल के प्रति अच्छी समझ व सकारात्मक दृष्टिकोण था भारतवासियों का। तो अमेरिका ने दुनिया में पूंजीवाद का प्रसार करने के लिए व समाजवादी ताकतों को रोकने के लिए सैन्य संगठन बनाए जैसे कि नाटो और सेंटो। अमेरिका ने भी सोवियत संघ की ताकत को कम करने के लिए पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की जैसे राज्यों को फ्रंटलाइन राज्य बनाया कि इन राज्यों का प्रयोग करके भारत को दबाना था अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था भारत है वो समाजवाद की चपेट में आए या उसको समर्थन करे। अमेरिका की बढ़ती नज़दीकी के कारण भारत ने यूएसएसआर के अच्छे साथ संबंध अच्छे बनाए रखे। ठीक है, तो हमारे दोस्तों यूएसएसआर के साथ में काफ़ी सारे मतलब अच्छे संबंध बन गए। तो यूएसए भी चाहता था कि कहीं ना कहीं मतलब हम भी अच्छे संबंध बनाएं अमेरिका के साथ, भारत के साथ में। 1955 में नेहरू द्वारा सोवियत संघ की यात्रा व उसके बाद रूसी नेता निकिता खुरुश्चेव बुलमामिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम या नया पहलू मिला। यूएसएसआर ने भारत के आर्थिक विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। दोस्तों भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट है, उनमें सोवियत संघ ने हेल्प की है हमारे बनाने में। तो और निम्न कंपनियां भी यूएसएसआर के सहयोग से बनाई गई जैसे कि भेल, ओएनजीसी, एचएएल, इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है और कब स्थापित हुई ये भी लिखी है। जैसे कि भेल जो कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1956 में यूएसएसआर के सहयोग से बनाई गई थी। 1962 के चाइना और इंडिया बैटल में भी दोस्तों यूएसएसआर ने चुप रह करके भारत को अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था, यानी कि ये लड़ाई नहीं की, भारत की तरफ से हथियार नहीं दिए, लेकिन मौन रहकर भी उसने सपोर्ट ही किया था। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रूस के साथ ऐतिहासिक समझौते किए गए, जैसे कि दोस्तों भारत सोवियत संघ मैत्री समझौता 1971। तो इसकी वजह से दोस्तों हमारी काफ़ी ज़्यादा
दोस्ताना व्यवहार बढ़ गए थे यूएसएसआर के साथ में। तो अब भारत यूएसएसआर के साथ मिलकर राजनीतिक व आर्थिक व सैन्य क्षेत्रों में मदद करेगा या सहयोग करेगा। इससे भारत को दक्षिणी एशिया में एक मजबूत देश बनने का मौका मिला या मदद मिली। 1990 तक यूएसएसआर के समाजवादी मॉडल में अस्थिरता, यानी कि अब समाजवादी मॉडल है वो टूटने लगा, वो बिखरने लगा। और सोवियत संघ में दोस्तों खाने की जो वस्तुएं थी और उपभोक्ता वस्तुएं थी जो कि दैनिक जीवन में काम आती है डेली लाइफ में, वो कम हो गई थी। लोग वहाँ पे क्राइसिस का सामना कर रहे थे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सचिव बने। तो मिखाइल गोर्बाचेव सबसे बड़े नेता बने सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के, साथ ही वे राष्ट्रपति बने गए यूएसएसआर के। गोर्बाचेव के अनुसार दुनिया में समाजवाद को फैलाना, दूसरे देशों की सैन्य वित्तीय सहायता करने से ज़्यादा जरूरी है कि जनता की ज़रूरतें सबसे पहले ज़रूरत हो। तो दोस्तों वो नहीं चाहते थे कि दुनिया भर में समाजवाद फैले, ठीक है। इससे पहले एक काम कर लो कि यार तुम्हारे देश के अंदर जनता भूखा मर रही है, ठीक है, और बेरोजगारी चल रही है, तो वो सब समस्या दूर करो, समाजवाद बाद में फैला लेना, ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो मूलभूत समस्या है उनको तो ख़त्म करो। इसलिए उन्होंने ब्रेजनेव सिद्धांत की भी आलोचना की थी, क्रिटिसाइज़ किया था ब्रेजनेव थ्योरी को भी। ये ब्रेजनेव थ्योरी क्या है दोस्तों, किसी देश में ये कोनई में है, ठीक है, किसी देश में अगर समाजवाद को खतरा होता था तो यूएसआर उस देश को, राज्य को आर्थिक और सैन्य सहायता देता था। तो मिखाइल गोर्बाचेव मानता था कि यार समाजवाद तुम फैला तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे देश का जो पैसा है वो तो पानी की तरह बह रहा है, तुम्हारे देश में क्या बचेगा, लोग भूखे मरेंगे। तो इसलिए दोस्तों वो जो गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, वो ब्रेजनेव सिद्धांत की आलोचना करता है और वो दो नीति लेकर के आता है, दो पॉलिसी लेकर आता है। एक तो पेरेस्ट्रोइका, जिसको अपन पुनः गठन कहते हैं, इंग्लिश के अंदर रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। दूसरी नीति लेके आता ग्लास नोस्त की नीति, या फिर ओपननेस, या फिर खुलापन की नीति इसको कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पेरेस्ट्रोइका नीति या पुनः गठन रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट किया जाता है किसी भी देश में। समाजवादी अर्थव्यवस्था को गति देना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धा करना और बाजार स्तर पर स्वतंत्रता देना, निजी कंपनियों को सीमित स्वायत्तता देने की, थोड़ा मात्रा में प्राइवेट कंपनी को भी छूट देना, ये सब पेरेस्ट्रोइका नीति में शामिल होता है। यानी कि बाजार और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होता है ये पेरेस्ट्रोइका नीति, यानी बाजार को और व्यापार को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। ग्लासनोस्ट क्या है दोस्तों, खुलापन। किसमें खुलापन हो, सरकारी काम में खुलापन हो, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। सेंसरशिप का सीमित प्रयोग, सेंसरशिप मतलब अगर देखो किसी भी मैगजीन के अंदर, अखबार के अंदर, टेलीविजन के अंदर, यूट्यूब के वीडियो पे सरकार की बुराई आ रही है तो सरकार उस वीडियो को, उस अखबार को हटा सकती है, वो सेंसरशिप कहलाती है ये प्रक्रिया। तो सेंसरशिप पर का सीमित प्रयोग, यानी कि सरकार अब लोगों को बोलने की आज़ादी देगी कि आप किसी नेता की बुराई करना चाहते हैं, किसी पार्टी के काम की बुराई करना चाहते हैं तो करें। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि थॉट्स और एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिली। ग्लासनोस्त नीति के तहत यूएसएसआर वालों को मानव अधिकारों का संरक्षण हुआ। भ्रष्ट नीतियों के बारे में जानने के लिए लोगों को मिला। लेकिन दोस्तों यही नीतियाँ जिम्मेदार थी कि यूएसएसआर टूटा 15 नए देशों में के अंदर, क्योंकि दोस्तों सोवियत संघ के अंदर काफ़ी सारे स्वायत्त संगठनों का, यानी कि स्वतंत्र संगठनों का निर्माण हुआ और उन लोगों ने यूएसएसआर के राष्ट्रपति से काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता मांगी, वहाँ पे विद्रोह हुए, ठीक है, और मोमेंट होने के बाद में वो 15 देश अलग बन गए यूएसएसआर से। 1991 के बाद रूस के साथ भारत का संबंध कैसा रहा है तो वो पढ़ लेते हैं। 1990 तक सोवियत संघ व भारत का अनेक क्षेत्रों में परस्पर सुधार सहयोग चल रहा था, लेकिन विघटन के बाद दोनों देशों में रूबल रुपये का व्यापार समाप्त हो गया, क्योंकि दोस्तों 15 जो नए देश बने थे उन्होंने अपने ही कोई करेंसी में व्यापार करना चालू हो गया, तो उन देशों के साथ में हमारा रूबल व्यापार है वो ख़त्म हो गया। 1991 तक भारत में लाइसेंस व परमिट राज की नीति चलती थी, और ये लाइसेंस परमिट राज समाजवादी मॉडल के तहत अपनाया गया था। यानी कि कोई कारखाना आपका 5000 साइकिल बनाते हैं, ठीक है, तो आपके पास में परमिट है इस चीज़ का, राइट। और लाइसेंस राज मतलब कि मतलब आपको 2000 साइकिल और उत्पादन करना है एक साल के अंदर, तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसकी वजह से भारत के पास अब 2 सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया था दोस्तों। मतलब कि हमारे पास में 14 दिन का पैसा रखा था, जिससे कि हम विदेशों से वस्तु खरीद सकते हो। तो भारत के नेता चिंतित हुए, घबराए और वो चले गए IMF और वर्ल्ड बैंक के पास में। उन्होंने कहा पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको
अपने देश के अंदर वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण अपनाना पड़ेगा, नहीं कि एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। उस टाइम सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, तो उन्होंने अपनाए भी। तो इस संकट से बचने के लिए सोने के भंडार को बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रख दिया गया। हमारा जो सोने का भंडार था ना, उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रख दिया गया। फलतः पीवी नरसिम्हा राव व डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयासों से आर्थिक सुधार लागू हुए। एलपीजी रिफॉर्म्स इसको कहते हैं। अब बोरिस येल्तसिन रूस के नए राष्ट्रपति बनते इस समय। उनके समय रूस में राजनीतिक व आर्थिक अस्थिरता थी। भारत व रूस के संबंधों में अब अलगाव नजर आ रहा था, यानी कि अच्छे से हम नहीं मिल रहे थे, क्योंकि भारत ईस्ट पॉलिसी यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति के तहत चीन, जापान, दक्षिणी एशिया के साथ मजबूत संबंध बना रहा था। तो थोड़ा यहाँ पर रसिया के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर हो गई थी। दोनों देशों ने संबंधों को नया आयाम देने के लिए निम्न प्रयास शुरू किए। रुपये व रूबल की विनिमय दरों को ठीक करना। विनिमय दर का मतलब जैसे कि मैं आपको कहूँ कि $1 है वो 85 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया विनिमय दर। तो रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की सौगात की, मतलब इस अब अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट भेज सकता था भारत। आक्रामक राष्ट्रवाद को धार्मिक उग्रवाद को अलगाववाद को रोकने हेतु मास्को समझौते पर भारत ने साइन किए। 1994 में नरसिम्हा राव द्वारा रूस की यात्रा की गई, है ना। दोनों देशों के रिलेशंस बेटर बने। मार्च 1997 में HD देवगौड़ा जी की सरकार थी, वो भी रसिया गए थे। रूस द्वारा भारतीय परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में सहयोग करना, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। दिसंबर 1998 में येवगेनी पिरेमाको रूसी विदेश मंत्री थी। इन्होंने भारत की यात्रा की व रूसी भारतीय विकास पर व्यापारिक, आर्थिक, औद्योगिक, वित्तीय, वैज्ञानिक, तकनीकी सहयोग, सैन्य आदि प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए। रूस, भारत, चीन समूह द्वारा अमेरिका को प्रतिसंतुलित कर दुनिया में बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाने का संकल्प किया जाता है। RIC, R मतलब रसिया, I माने इंडिया, प्यारा इंडिया, C माने चाइना। तो दोस्तों एक समूह है जो कि अमेरिका की बढ़ती ताकतों को रोकता है। ऐसे ही दोस्तों 2000 ईस्वी में पुतिन की भारत यात्रा हुई। दोनों देशों ने वार्षिक शिखर स्तरीय वार्ता की शुरुआत की गई। दोनों देशों के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री खास मौक़ों पर एक दूसरे के यहाँ मुख्य अतिथि बनने लगे। जैसे कि 2007 का जो गणतंत्र रिपब्लिक डे हुआ था, तो वहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? व्लादिमीर पुतिन थे। तो पुतिन ने गोवा में हुए 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया व 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में भारतीय PM को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। तो दोनों देशों के जो कार्यक्रम होते हैं, एक दूसरे देश के नेता आते रहते हैं उसके अंदर। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कानून, सामान्य हित, समानता, आपसी सम्मान व एक दूसरे के मामलों में गैर हस्तक्षेप, बहुध्रुवीय व्यवस्था के समर्थक थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत रूस समन्वय। तो आज़ादी के बाद भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता व यथार्थवाद आया। 1950 और 60 में संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों पर भारत तटस्थ रहा। मतलब तटस्थ का मतलब किसी की तरफ नहीं बोलना, बीच में रहना, है ना। जैसे कि यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर दोस्तों भारत बीच में रहता है, ना रूस की तरफ ना यूक्रेन की तरफ। 1971 की मैत्री संधि जो कि इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे हुई थी, दोनों देशों का विकासशील होना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति के समर्थक होने के कारण भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा रहा है। तो हमारी जो समस्याएं लगभग उन्हीं की भी वही समस्या हैं, ठीक है। इसलिए हम दोस्त हैं एक दूसरे के बहुत पक्के वाले। सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे, गोवा मुक्ति, बांग्लादेश युद्ध पर भारत को समर्थन दिया था। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में रूस का हस्तक्षेप तथा 1979 में अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप का भारत ने समर्थन दिया है। 1999 में भी यूगोस्लाविया में नाटो के हस्तक्षेप का भारत ने विरोध किया। 2011 में लीबिया, सीरिया मुद्दे पर भी भारत ने UN में रूस के खिलाफ मतदान नहीं किया था। तो मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। जॉर्जिया द्वारा लाए गए प्रस्ताव में भारत अनुपस्थित रहा था। ये मतलब रूस से संबंधित है ना। जॉर्जिया भी कभी हिस्सा हुआ करता था सोवियत संघ का, लेकिन टूट के अलग हो गया। मार्च 2014 में अमेरिका व यूरोपीय संघ द्वारा क्रीमिया को अवैध बताने वाला प्रस्ताव ला गया। इसमें भारत तटस्थ रहा था। क्रीमिया को भी मतलब जीत लिया, ठीक है, युद्ध वगैरह करके रसिया ने। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे पूछा गया कि क्रीमिया वो किसका पार्ट है, तो सबने कहा ये रसिया का पार्ट है, ठीक है। लेकिन भारत ने कहा कि हमें नहीं पता, हम तो वोट करेंगे नहीं। फिर दोस्तों UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने अनेक मौक़ों पर रूस को समर्थन दिया है।
भारत व रूस ने 9/11 हमले के बाद आतंकवाद से निपटने हेतु अपने अपने अधिनियम बनाए, और जैसे कि पोटा, ये आतंकवादियों को रोकने के लिए है दोस्तों। ठीक है, पोटा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो भारत सॉरी आतंकवाद रोकथाम अधिनियम 2002 में बना था पोटा। तो फिलिस्तीन व इसराइल दोनों देशों के साथ के अच्छे संबंध हैं। भारत के अच्छे संबंध है फिलिस्तीन और इसराइल के साथ में। फिलिस्तीन में हो रहे इजरायली विस्तार के खिलाफ भारत व रूस ने हमेशा अपना मत दिया कि ये जो इसराइल बढ़ता जा रहा है ज़्यादा, ये सही नहीं है। ठीक है, UNGA एक और पॉइंट है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यरूशलेम को इसराइल की आधिकारिक राजधानी को घोषित किया गया, और इसको सपोर्ट किसने किया? रसिया और इंडिया ने। फिर UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सम्मेलन में परमाणु अप्रसार व निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एक प्रस्ताव लाया गया कि बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग युद्ध के लिए नहीं होगा, तो आसमान में कोई नहीं लड़ेगा। ठीक है, ये UNGA ने प्रस्ताव लाया था एक। फिर क्लाइमेट चेंज, तो दोस्तों दोनों जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वैश्विक तापमान हो, पर्यावरणीय अनुकूलन नीतियाँ हो, नवीन हरित प्रौद्योगिकी हो, है ना। ठीक है, तो फिर दोनों ही देश एक दूसरे का हेल्प करते हैं इन समान मुद्दों पर, इसलिए दोनों देशों ने पेरिस जलवायु प्रतिबद्धता को अपनाया, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बातें होती है। भारत व रूस अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ईरान, पश्चिमी एशिया क्षेत्रीय मुद्दों पर एक समान राय रखते हैं। भारत व रूस ब्रिक्स संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन RIC में मिलकर काम कर रहे हैं। रूस निम्न घटनाओं में भारत की स्थायी सीट को दावेदारी करता है। UNSC में बताता है कि सीट मिले भारत को NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो दोस्तों ऐसा ये संगठन है जो कि नाभिकीय पदार्थ बेचता है, इसके अंदर भारत नहीं है, तो भारत को नहीं मिल रहा नाभिकीय पदार्थ एनर्जी ग्रुप वाले सदस्यों से। ऐसे ही APEC, ठीक है, APEC में भी इंडिया शामिल नहीं है अभी फिलहाल। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। आगे लिखा है द ट्रूडो एशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, दोनों देशों के विदेशी मामलों को नियंत्रण करने वाला एक आयोग है। यह आयोग बनाया गया दोनों देशों के रिलेशन को बेटर करने के लिए। भारत रूस का कहना है ईरान परमाणु समझौते संबंधी मुद्दों को हल करने हेतु सक्रिय रूप से दोनों देशों को आगे आना चाहिए। भारत के लिए रूस का सामरिक महत्व क्या दोस्तों? रूस ने UNSC में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। दिस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा कहा है रसिया ने, है ना, UNSC में। फिर कश्मीर में आतंकवाद, धार्मिक उग्रवाद के लिए रूस ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। 1 जून 2017 को सेंट पीटर्सबर्ग में मोदी पुतिन की वार्ता के बाद UNSC में सीटों के विस्तार व भारत की स्थायी सदस्यता की बात कही गई। इसलिए रूस ने 1950 से ही भारत की 3 दुनिया व गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता के रूप में माना जाता था। ठीक है, मतलब तीसरी दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा नेता है, वो भी भारत है। ठीक है, तो देखो पहली तरह की दुनिया कौन सी है, मतलब जिसमें विकसित देश आते हैं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। और दूसरी दुनिया कौन सी है? चाइना, रसिया आता है। तीसरी दुनिया है मतलब जिसमें गरीब लोग आते हैं। ठीक है, तो भारत सबसे बड़ा नेता था तीसरे दुनिया के देशों का और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। इसलिए दोस्तों अब रिलेशंस अच्छे होंगे USSR के साथ में। तो वर्तमान में रूस भारत को ताकतवर देश मानता है, इसलिए वह UNSC की दावेदारी की बात करता है। रक्षा संबंध पढ़ लेते हैं। 69 के बाद से भारत के पश्चिमी देशों पर हथियारों हेतु निर्भरता कम हुई। अब रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आयातक बना हुआ है। 2000 ईस्वी से लेकर 2020 ईस्वी तक रूस भारत के रक्षा आयात होने में बड़ी साझेदारी रखता है। निम्न रक्षा प्रौद्योगिकी में रूस ने भारत का साथ दिया, जैसे कि USSR से साल 1967 में हमने INS लिया, इंडियन नेवी शिप लिया जिसका नाम था कलवरी, एक पनडुब्बी होता था। फिर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लिया। ठीक है, फिर INS विक्रमादित्य लिया हमने। और फिर मिसाइल कार्यक्रमों में रूस का सहयोग लिया, जैसे कि सुपरनोविक एंटी शिप क्रेज मिसाइल रूस की तरफ से ही तैयार की गई, भारत की हेल्प की गई। ठीक है, सुपरसोनिक एंटी शिप क्रेज मिसाइल सिस्टम है ये, राइट। तो ध्यान दे, और टैंक भी दिए हैं, रसिया ने बनाए भी है, जैसे कि भारत में T-72, T-90, ठीक है, T-72 M1 और T-90S ये टैंक है। और इसके अलावा S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली में रसिया ने साथ दिया इंडिया का।
और MiG-27M और सुखोई 30M के भी ये हेलीकॉप्टर है दोस्तों, इनमें भी रसिया का योगदान है। साझा खतरे कौन से? कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन, जो कि पूरी दुनिया में मतलब तलवार के दम पर, ठीक है, और हिंसा के दम पर मतलब भय का माहौल बनाना चाहते हैं कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन, और अमेरिका व चीन की बढ़ती सैन्य ताकत, ये दोनों कॉमन थ्रेट्स हैं। आगे है समसामयिक चिंता। आज की टेंशन कौन सी है रसिया को? रूस द्वारा क्रीमिया के विलय के बाद क्रीमिया क्षेत्र को मिला लिया था रसिया ने। उसके बाद पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष के हालात बने। पश्चिमी देशों में रूस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए, जिससे कि अमेरिका व रूस के संबंध में लगातार गिरावट आई। इसलिए रूस चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है। रूस ने चीन को सैन्य आपूर्ति व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का वादा किया, यानी कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, हम आपको मिलिट्री सप्लाई करेंगे, इससे पाकिस्तान को भी मदद मिल सकती है। तो रूस का चीन व पाक के साथ करीब आना भारत के लिए खतरा का विषय है। रूस व चीन ब्रिक्स, SCO, UN में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यूक्रेन मुद्दे पर भी चीन के रूस का समर्थन दिया गया। रूस ने दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन को समर्थन दिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट BRI तो में भी रूस ने चीन का साथ दिया। यह प्रोजेक्ट भारत की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता के लिए खतरा बनता जा रहा है, ठीक है। दिसंबर 2016 में अफगानिस्तान मुद्दों को लेकर एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस ने हिस्सा लिया। फरवरी 2017 में मॉस्को में हुए सुधार सम्मेलन में 6 शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। रूस का पाकिस्तान में रुचि लेना भारत के लिए सही नहीं था। कराची से लाहौर तक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हेतु रूस पाकिस्तान में निवेश कर रहा है, और फिर दोनों देशों के राष्ट्र सैन्य अभिविन्यास भी बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। अमेरिका व भारत के बढ़ते संबंध भी रूस और भारत के संबंध में दूरियां ला सकते हैं। तो जब जब अमेरिका करीब आएगा भारत के, तब तक रसिया दूर होता चला जाएगा। किससे? भारत से। दोनों देशों का व्यापार सही स्थिति में अभी नहीं है, फिलहाल 8 अरब डॉलर का है, और बढ़ाने की हमें ज़रूरत है। रूस और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में चिंता के विषय, तो निम्न द्विपक्षीय व्यापार का होना, ट्रेड है वो इतना अच्छा नहीं होता है। नौकरशाही की कठोरता व सीमा शुल्क, तो सामान जब रसिया से आता है उसका काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह लगता है। सरकारी अधिकारी वो भी अपनी जेब से भरना नहीं चाहते हैं, ठीक है। व्यापार विशेषज्ञों की तैनाती नहीं होना, व्यापार के अवसरों की अपर्याप्त सूचना, सही उपभोक्ताओं द्वारा सॉफ्टवेयर को, मशीनरी को, गाड़ियों के पुर्जे खरीदने हेतु समय शंकाओं से गुजरना, अपर्याप्त बैंकिंग प्रणाली, फिर है परिवहन हेतु लंबा रास्ता, फिर गुणवत्ता और कीमत संबंधी मुद्दे, फिर अटल टैरिफ नीति। ये दोस्तों कुछ उपाय लिख रखे हैं कि द्विपक्षीय संबंधों को कैसे सुधारा जा सकता है। फिर है दोस्तों भारत रूस संबंधों की संभावनाएं। तो रूस भारत के साथ वर्तमान में हाइड्रोकार्बन परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। रूस में ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सखालीन तेल व गैस परियोजना में काम कर रही है, जहां पे 2.7 अरब डॉलर का सबसे बड़ा भारत ने यानी कि ONGC ने निवेश किया है। निम्न रूसी कंपनियों में भारत ने हिस्सेदारी खरीद लिया, जैसे कि रोसनेफ्ट, तास, यरियाख और नेफ्ते गाजो डोबिचा और वेर कॉर्नोट, ठीक है। इन कंपनियों में भारत वालों ने भी निवेश किया है। भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की बढ़ोतरी, हमें एनर्जी काफ़ी चाहिए, ठीक है। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। भारत को गैस, तेल, कोयले आदि क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर के अलावा मेड इन इंडिया भी के प्रोग्राम के चलते भारत में 12 अन्य परमाणु रिएक्टर निर्माण किए जाएंगे। व्यापार व निवेश संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु भारत रूस फोरम स्थापित किया गया है, जैसे कि इसमें माल और पूंजी सेवा से संबंधित समस्याएं होती है। परिवहन, अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग, रसायन, उद्योग, विमान उद्योग, औषधि आदि उद्योगों में रूस द्वारा भारत की मदद की जा रही है। रूस व भारत मिलकर उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि नॉर्थ कॉरिडोर, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे कि इंडिया से कोई व्यक्ति चला ईरान की तरफ, फिर रसिया गया, फिर मध्य एशिया गया, फिर यूरोप आ गया, तो एक रास्ते का निर्माण किया जा रहा है, उसका नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। ये एक लोकेशन है, यहाँ पे नीचे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, फिर इंडिया मुंबई, ठीक है, बंदर अब्बास अजरबैजान है ना, मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे, बाल्टिक सागर यहाँ पे, काला सागर, और मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, उत्तर ध्रुव वहाँ पे है, नॉर्थ ध्रुव वहाँ पे है,
ये बाल्टिक सागर ऊपर ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने मैप की सहायता से आपको उत्तर दक्षिण गलियारा समझाने की कोशिश की है। सीमा शुल्क सुविधा हेतु ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। भारत के रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण, रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण करता है रसिया, ठीक है। फिर रूस द्वारा साथ में समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाता रहा है। इस तरह से दोस्तों आपका जो चैप्टर नंबर 6 है कि रूस के प्रति भारत की विदेश नीति, अभी ये कंप्लीट होता। थैंक यू सो मच एवरीवन। कंटेंट अच्छा लगे तो अपने को कमेंट करना है, ध्यान देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।